हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? सो होप आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया हो। एक बहुत मतलब र्यूमर ही बोलूँगी मैं कि स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि पेपर पैटर्न चेंज हो गया है और बहुत डिफरेंट पेपर आए, स्पेसिफिकली साइंस को लेकर बोल रहे हैं। तो बेटा देखो, ये तो आपको हमेशा से पता है कि यूपीएससी कंडक्ट करा रहा है और यूपीएससी के एग्ज़ाम्स का लेवल भी आप लोग जानते हैं, प्रिडिक्टेबल होता है। मैं हमेशा जब भी आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं बोलती हूँ मोस्टली ऐसा है, इतने क्वेश्चंस आते हैं जो कभी भी इंटरनल चेंज हो सकते हैं। भाई टोटल तो 120 ही रहेगा, राइट? बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द सब्जेक्ट्स वो वेरी कर सकता है। इस बार चेंजेस किया, क्या चेंजेस किया कि जो फिजिक्स है ना उसके क्वेश्चन सिर्फ 5 थे। नॉर्मली फिजिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके 10 आते हैं, 10 या 11। और केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं वो 11 थे। फर्स्ट थिंग तो ये हो गई है ना। तो ठीक है, वेरिएशन हुआ, यहाँ से 5 क्वेश्चंस कम हुए, वही उन्होंने इकोनॉमिक्स में इंक्रीज कर दिए, पहली चीज़। सेकंड क्या हुआ बेटा, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं यार पेपर बहुत हार्ड आया। बच्चे हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई भी कंपटीशन पेपर देने जाते हैं, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हो तो ये बात जानते हैं क्योंकि मैं ये बात बहुत बार बोलती हूँ कि बेटा 60 से 70% पेपर अब तक जो पैटर्न आता आया है वही रहेगा, है ना। और 30 से 40% चेंज होगा और कुछ ना कुछ चेंजेस एवरी ईयर होगा। मेरे स्टूडेंट जो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, जब वो पीवाई क्यूज भी करते हैं तब भी मैं उनको ये बात बोलती हूँ कि अगर आपके 60 से 70% बिना किसी सोर्सेज के सॉल्व हो रहे हैं, दैट्स मीन यू आर इन अ सेफ जोन, राइट? तो 30% वेरी कर जाता है बेटा, है ना। और वही यूपीएससी ने करा है यहाँ पर। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। और हाँ, हमेशा याद रखना लैंग्वेज थोड़ी सी घुमाकर देता ही है वो, और देगा भी यार, कंपटीशन एग्जाम है, इतना बहुत तो चलता है ना। आप चलिए लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन? हाउ कैन वन डिटरमाइन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑन अ पर्टिकुलर डे एट अ गिवन प्लेस? अब इसको अगर आप ये बोलने लग जाओ यार हमें तो पता ही नहीं था, कैसा क्वेश्चन आ गया, तो गाइज याद करिए, मैंने क्लास में हमेशा बताया है ह्यूमिडिटी के बारे में कि डिवाइसेस के बारे में, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए ह्यूमिडिटी कहते किसे, ह्यूमिडिटी कितने टाइप की होती है। जैसे कि एक बार सीरियस में पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि वो कौन सी ह्यूमिडिटी है जो परसेंटेज के टर्म में होती है। तो तब भी मैंने एक बात बताई थी कि अभी अगर आप मेरी रिकॉर्डिंग क्लासेस में देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको मैंने बताया हुआ है कि जो ह्यूमिडिटी होती है वो 3 तरह की होती है, ठीक है। एक होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एक होता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, और एक होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है ना, ये हमेशा कंपेयर किया जाता है, और जब भी ये कंपेयर किया जाता है इट्स ऑलवेज रिप्रेजेंट इन अ परसेंटेज टर्म। और हमेशा याद रखना टेम्परेचर से ह्यूमिडिटी पर इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आप किसी एक जगह का या एक से ज़्यादा जगहों का कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपको जो टेम्परेचर है वो एक फिक्स लेना पड़ेगा। मतलब एक फिक्स टेम्परेचर पे, सपोज आप एक जगह है, इसका टेम्परेचर, इसकी ह्यूमिडिटी और इसकी ह्यूमिडिटी को दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तो आपको टेम्परेचर सेम लेना पड़ेगा ना। सपोज कि 30 डिग्री या 30 डिग्री दोनों का ही 30 पे ही कंपैरिजन करें, तो टेम्परेचर हमेशा फिक्स लेकर ही निकालते हैं। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का वैसे फॉर्मूले में जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि इन्होंने कहा कि आप कैसे डिटरमाइन करेंगे। अगर आपको टेम्परेचर गिवन होना चाहिए, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी गिवन होनी चाहिए, बोथ टेम्परेचर एंड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, इफ परसेंटेज ऑफ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज गिवन। हमेशा याद रखना ये सिर्फ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी गिवन हो तो उससे भी निकल जाएगा, क्योंकि जब भी आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालेंगे तो कंपेयर करेंगे विद द टेम्परेचर को फिक्स करके, ठीक है बच्चे। तो होप इट इज डन। बी आंसर मेरी साइड से। विच ग्रीन हाउस गैस हैज अ मैक्सिमम एवरेज रेसिडेंस टाइम इन द एटमोसफियर? देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, लैंग्वेज थोड़ी सी लेवल दी थी, ठीक है। याद रखना, जब भी आप इसमें कंपैरिजन की बारे में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो रुकती है आपके इस एटमोसफियर में वो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ठीक है। और इसका रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जितनी भी ये नाइट्रस ऑक्साइड है ना एटमोसफियर में, इसमें से मैक्सिमम मतलब 40% हम ह्यूमन एक्टिविटीज से ही मिल रही है। दैट इज द रीजन कि ये सबसे ज्यादा होल्ड होती है, ओके। इसके बाद देखा जाए तो मीथेन, फिर सीएफसी और वाटर वेपर, और सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर सी है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में हमने बहुत सारी बातें करी हुई। हाँ, लैंग्वेज थी थोड़ी सी। अब ये क्वेश्चन देखो यार,
ये क्वेश्चन तो बहुत बार डिस्कस करा हुआ है, नहीं करा हुआ प्लेलिस्ट में जाकर चेक करो। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि वो कौन सा सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं है। हमारी बॉडी में ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, नॉन न्यूक्लिएटेड है, दैट इज आरबीसी। और देखो मेंशन भी करा है ह्यूमन बॉडी, तो सोचना ही नहीं था। मतलब ये तो वही वाला क्वेश्चन हो गया ना जिसको मैं बोलती हूँ टी क्वेश्चन। हाँ चलिए नेक्स्ट देखो। देखो यूपीएससी को लगा यार एक क्वेश्चन टफ दे दिया, अब इजी वाला दे देते हैं, स्पून फीडिंग कराते हैं। और ये देखो स्पून फीडेड क्वेश्चन आ गया। The use of plastic has led to a number of environment related problem. For this, which one of the following statement is correct? भाई प्लास्टिक को क्यों बोलते हैं कि इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम कर रहा है? तो सबसे पहला है इसका क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, डू नॉट गेट रिलीज इनटू वाटर एंड फूड, do not have any biochemical synthesis activities and they are harmless to human. Of course सारे ही करेक्ट हैं, बट ये इन दोनों का अगर रीजन देखा जाए तो नॉन बायोडिग्रेडेबल की वजह से ही तो हुआ ना बेटा। तो ये तो बी वाला तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, तो ए शुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है वो जो माइक्रो बॉडीज फाउंड टू बी प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स सेल कंटेन। ओके, वो माइक्रो बॉडीज जो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर होती है, हमेशा हमेशा याद रखना जो भी हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो बॉडीज हैं वो एंजाइम्स कैरी करता है, ठीक है। क्योंकि एंजाइम्स ही सेलुलर एक्टिविटीज कराता है। सेलुलर एक्टिविटीज का जैसे फैटी एसिड, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स हो गया है ना, ये सारी सेलुलर एक्टिविटीज कराता है। तो एज अकॉर्डिंग टू मी द करेक्ट आंसर इज एंजाइम। ठीक, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। लो भाई एक और क्वेश्चन मिल गया, एंटी बैक्टीरियल एंजाइम्स। अब ये देखो मेरा क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन है ना, ठीक, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं सलाइवा। जिसको नहीं लग रहा अभी प्लेलिस्ट में जाइए, डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने कराया हुआ है, शायद बायो की मेरी फर्स्ट क्लास में है, उसमें देख लीजिएगा। और राइबोजाइम, लाइपेस एंजाइम। लाइपेस पेनक्रियाटिक जूस है, बिल्कुल कट कर दो, सोचना ही नहीं है, ठीक है। अब ये देखो सलाइवा के अंदर कौन से एंजाइम है इसमें, तो यार लाइसोजाइम ही है ना यहाँ पर तो ऑप्शन में, तो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर, सोचना ही नहीं है ना। नेक्स्ट पे आ जाओ, विच सेट ऑफ अ वेजिटेबल इज अंडरग्राउंड स्टेम एंड अ मॉडिफाइड स्टेम ऑफ अ प्लांट। अब ये मत बोलना कि ये क्वेश्चन बहुत टफ है, क्योंकि जब भी मैं क्लास में कराती हूँ तो मैं हमेशा मॉडिफाइड स्टेम करके आपको इसके एग्जाम्पल्स भी देती हूँ। खैर देखते हैं, जब भी हम मॉडिफाइड एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं, आप लोगों के एग्जाम में पोटैटोज आया हुआ है, तो वी कैन से पोटैटोज मॉडिफाइड स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम है, तो ये वाला करेक्ट है, ठीक है। ये तीनों में से एक करेक्ट होना ही होना है, राइट। राउंड गार्ड आप जानते हैं ये मॉडिफाइड स्टेम नहीं होता, अंडरग्राउंड वाला नहीं होता। यहाँ पर अगर आप बात करते हैं तो ये भी है, अनियन भी है, गार्लिक भी है बेटा, कैरेट नहीं होता, कैरेट नहीं होता, बता देती हूँ आपको। कैरेट अगर कभी भूला जाता है तो दिस इज मॉडिफाइड टैप रूट, ठीक है। ये मॉडिफाइड क्या है? टैप रूट है। टर्निप, टर्निप जानते हैं ना आप लोग, टर्निप के बारे में भी सेम चीज बोल जाती है कि ये भी मॉडिफाइड टैप रूट है, इसलिए सी शुड बी द करेक्ट आंसर फ्रॉम माय साइड। दिस इज पोटैटो, अनियन और गार्लिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ये तीनों मैंने एग्जाम्पल्स में लिखाए हुए हैं आपको, इवन जिंजर भी लिखाया हुआ है, राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। याद करो फिजिक्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाली जो क्लास होती है उसमें मैं मैग्नेटिक सब्सटेंस कराती हूँ, आपको तीन होते हैं, पैरा, डाई और फेरो। मैंने एक छोटी सी पहचान बताई क्योंकि सीरियस में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आता, बस आपको क्या हो ना, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस होना पड़ेगा। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होता है जो बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड में भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं, जिन पे डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। और मैं एग्जांपल देकर बताती हूँ, कोबाल्ट, निकल, अगर आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो तो आयरन हो गया, आयरन हमेशा मैग्नेट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, कोबाल्ट होता है ना, और निकल होता है। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट था तो ऑफकोर्स आयरन, तो फेरिक भी आना था, ये दोनों तो होने ही थे। कोबाल्ट होता है इसका बेस्ट एग्जांपल, तो ऑब्वियसली सिल्वर हुआ ना, फिर भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, आपका चाहे सिल्वर हो चाहे आपका गोल्ड हो, ये होता है डाया एटॉमिक, ठीक है। डाया एटॉमिक, डाया मैग्नेटिक, तीन होते हैं ना, पैरा मैग्नेटिक एंड डाया मैग्नेटिक का मैं एग्जांपल भी देकर बताती हूँ। सिल्वर, गोल्ड के पहले कॉइन कॉपर के हुआ करते थे, वो ट्रैक पर रखते थे, ऊपर उठ कर जाते थे, फिर नीचे आकर ट्रैक पर चिपक जाते थे, याद करो, कराया हुआ है, ठीक। ये क्वेश्चन मैं बोलूँगी कि हाँ थोड़ा सा लेवल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं इसका आंसर आप लोगों को बताती हूँ। खैर ये क्वेश्चन अच्छा था। देखिए जो कैजुअल ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ डेंगू फीवर, जो डेंगू फीवर है उसमें जो मॉस्किटो बॉर्न वायरस होता है वो इनमें से
कैटेगरी को बिलोंग करता है। देखो मैं यहाँ पर दिस इज फ्लेवी, और ये नीपा के बारे में बता दूं क्योंकि इस पर टिक लगा हुआ है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा यार ये करेक्ट आंसर है, सकती है करेक्ट आंसर है। नीपा तो जनरली वो वायरस होते हैं जो स्प्रेड होते हैं थ्रू द फ्रूट्स, जो फ्रूट्स के थ्रू, सब्जियों के थ्रू स्प्रेड होते हैं, उसमें बोलते हैं। तो इसका आंसर है ये। हाँ, ये थोड़ा सा एडिशनल मुझे लगा क्वेश्चन, बट ये एक दो से हम लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं, है ना, तो इतना जल्दी नहीं होना। अभी नेक्स्ट पर आते हैं। द पल्स इज फेल्ट ड्यू टू द रिथमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। लब डब, दिल की आवाज, याद करो ऐसे ही बताती हूँ ना। मैंने एक बात अभी भी, आप मेरे चाहे रिकॉर्डिंग लेक्चर देख लीजिएगा, मैं क्या बोलती हूँ, लब डब इज प्रोड्यूस कब होता है, जब वॉल्व की क्लोजिंग होती है। वॉल्व की ओपनिंग पर कभी भी कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होती, क्लोजिंग पर होती है। तो दिस इज द वॉल्व्स ऑफ हार्ट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं इसलिए डिटेल में नहीं बता रही बिकॉज जल्दी से पेपर सॉल्व करना है यार पूरा, हाँ इसलिए। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन एग्स आर हीटेड, अगर आप एग को हीट करते हैं तो क्या होता है कि वो, हाँ भाई देखो ये एग होता है ना, ये योक के अलावा ये वाला जो पार्ट होता है ना, वाइट वाला पार्ट, तो ये वाइट कलर का हो जाता है, थोड़ा रबड़ जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है। रबड़ का मतलब है खिंचने वाला, ऐसा रबड़ रबड़ नहीं होता। तो एक्चुअल में ये गर्म करने के बाद चेंजेस आया ना, तो इस थर्मल डीनेचुरेशन को किसका हुआ है ना, तो याद रखना इसमें प्रोटीन होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, प्रोटीन। प्रोटीन शुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स आर, यार ये तो इतना लिख लिख कर बताया हुआ है, कौन कौन है जो ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होता है। अगर सेल्स में देखा जाए तो प्लेटलेट्स है, स्पिंडल सेल है, और विटामिन भी बताया हुआ है, प्रोटीन भी बताया हुआ है, स्पेसिफिकली आपको प्रॉपर लिखा हुआ है, इसलिए द करेक्ट आंसर इज प्लेटलेट्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट, एटॉमिक रेडियस निकालने का। इसमें जो मैं ना पीरियोडिक टेबल के जनरली, चलो मैं एक आपको हिंट करती हूँ। ये देखो, ये तो आप बिलोंग कर रहा है ना कि आप, चलो अभी ये रुको, मैं एक बार बताती हूँ आपको। पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट, सेकेंड, सेवेंथ और एट, इनके एलिमेंट्स का सीक्वेंस भी लर्न करना था। मैंने हमेशा ये बात बोली, आप रिकॉर्डिंग क्लास में देखिए, मैं बोलती हूँ पूरी पीरियोडिक टेबल मत करो, बट इनके एलिमेंट्स करो, क्योंकि इनके सीक्वेंस पर क्वेश्चन आ जाता है। तो उसमें मैंने लिखाया हुआ भी है, मैं वापस से बता देती हूँ कि जो अगर आप पीरियड, देखो पीरियड की बात करें तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज हो जाती है, और जब आप ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं और आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस बेटा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी बात करें तो दिस शुड बी सोडियम, सोडियम, लिथियम, बेरिलियम, ऑक्सीजन, यस दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। तो ये आपको इतना करना पड़ेगा, ठीक है भाई। ये प्रॉपर्टीज में लिखाया हुआ है नोट्स में आप लोगों को। नेक्स्ट पर आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेलिक सिस्टम इज यूज टू रिड्यूस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू सैचुरेटेड। यार याद करो, एक ही इसमें रिएक्शन मैंने आपको लिखा रखी है, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं निकल एज अ कैटलिस्ट, निकल एज अ कैटलिस्ट, और वो वेजिटेबल फैट बन जाता है, घी बन जाता है, वनस्पति बन जाता है ना, डालडा जिसका एग्जाम्पल दिया। तो यस, डी शुड बी करेक्ट आंसर। इसको बायो और केमिस्ट्री दोनों में कराया था आपको। नाउ द नेक्स्ट, हाईएस्ट आइकॉनिक, आयनिक होता है, आइकॉनिक नहीं, आयनिक करेक्टर। देखो जो आयनिक करेक्टर होता है ना, वो पूरी तरह से डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है, नेगेटिविटी, ठीक है, जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना ही ज़्यादा आयनिक करेक्टर का होगा। अब एक छोटी सी बात बताई हुई है आपको, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है, फ्लोरीन, या फ्लोरीन के बाद हैवीएस्ट वाला आपका सीजियम है। तो आप कंपाउंड देख लें ऑप्शन में, या तो फ्लोरीन वाला होगा या सीजियम वाला। तो मुझे बिल्कुल क्लियर फर्स्ट पे ही दिखा दे रहा है फ्लोरीन, इसलिए दैट शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर आओ, क्या कहता है, अच्छा रिपीट हो गया। नेक्स्ट कहता है इनमें से, ये तो वही हो गया ना, ये तो वही हो गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ लेते हैं। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है इसमें, और ये देखो हम ना क्लास में जो बातें करते हैं, इंजेक्शन और वैक्सीन, इसमें क्या डिफरेंसेस है एंड ऑल। तो बच्चे, वैक्सीन क्या करती है, वैक्सीन आपकी बॉडी में डाल दी जाती है ताकि अगर कोई आ जाए कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो वो उससे फाइट कर सके। तो उसका मतलब क्या है कि ये आपकी बॉडी के अंदर जाके आपके इम्यूनेट सिस्टम को बिल्ड बढ़ा देती है,
और एंटीबॉडीज पैदा कर देती है। तो यार 2 शुड बी करेक्ट आंसर, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर बी है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक। अब एक बात बताओ यार, क्या बोलूँ, है ना, फिर आप बोलोगे कि मैम ऐसे बोल रही है कि मेरा पढ़ाया हुआ मेरा पढ़ाया हुआ, बट याद करो जब मैं एसिड बेसिस सॉल्व कराती हूँ तो मैं एम्फोटेरिक में 3 ही एग्जाम्पल लिखाती हूँ। कौन कौन से? जिंक लिखाती हूँ, एल्यूमिनियम लिखाती हूँ और लेड लिखाती हूँ। अब आप इन चारों में देखिए, आपको एल्यूमिनियम का कंपाउंड क्लियरली दिख रहा है, तो क्यों कंफ्यूज होना था इसमें इतना? हाँ, फिर नेक्स्ट पर आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन मैं बोलूंगी कि हाँ मैं सीरियस में नहीं कराती, ये मैं एनडीए में कराती हूँ। ऑक्टेन नंबर का सीक्वेंस बताना है, तो इसके बारे में मैं कोई डिस्कशन ना करके डायरेक्ट आपको आंसर ही बताऊंगी। वैसे इसकी एक सीक्वेंस चेंज होती है कि पहले ब्रांच आता है, फिर एल्केन आता है, एल्कीन आता है, और फिर साइक्लो वाला आता है। तो साइक्लो वाला मुझे फर्स्ट वाले में लास्ट दिख रहा है, इसलिए मैं करेक्ट आंसर मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट, राइट। नेक्स्ट पर आऊंगी। ये अब ये मत बोला कि ये कराया हुआ नहीं है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज तो मैंने आप लोगों को हमेशा बताई हुई है ना। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टीड ट्राई टू लर्न हाउ कॉपर सेव गोल्ड। बताया हुआ है ना ये सीक्वेंस में, तो इसी सीक्वेंस को देखिए। मैग्नीशियम मैं लिख देती हूँ, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, एल्यूमिनियम, जिंक। देखो आयरन के ऊपर जिंक, राइट, यही सीक्वेंस है, ये ले लीजिए। ठीक है, ये सीक्वेंस रॉन्ग है, क्योंकि तभी तो गैल्वेनाइजेशन का एग्जांपल मैं बताती हूँ यार, जिंक क्यों दिया आता है, तो ऑब्वियसली तो सही करा होगा आपने। ये वाला भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है, कैसे कि मेथेनॉल क्या होता है, बताया हुआ है ना, जिसे वुड स्पिरिट बोलते हैं कि यार ये हमारे लिए पॉइजन होता है, हमारे परफ्यूम्स वगैरह में यूज किया जाता है। क्यों? अगर ये हमारी बॉडी में चला जाए तो एसिडिक सब्सटेंस बनाता है बेटा ये, और क्लॉट करने में सपोर्ट करता है। तो क्लॉट का इसका ऑप्शंस कहाँ हैं? यहाँ वाले में देख लेते हैं कि मेथेनॉल coagulates the protoplasma, get oxide the methanol liver and protein get oxide. Yes, this is acidic acid बनाता है, ठीक है, और फिर क्लॉट कर देता है। नेक्स्ट पर आइए। अब ये मत बोलना विनेगर वाला नहीं बताया, मैं तो इवन आप लोग को ये भी बताती हूँ कि विनेगर व्हाइट भी होता है, ब्लैक भी होता है। जो ब्लैक और बताया हुआ विनेगर इज द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड, है ना। अब तो वैसे तो इसमें एसिडिक एसिड ही दिया हुआ है ना। और जो ब्लैक वाला होता है ना बेटा, उसमें 8 to 9% एसिड होता है, रिमेनिंग वाटर। और जो व्हाइट वाला होता है उसमें लगभग 2% तक। उल्टा तो नहीं बोल रही मैं? नहीं नहीं, ठीक बोल रही हूँ। अब ये देखो कितना है ग्लोबल डिमिंग, ये हमारा ही है क्वेश्चन, मुझे लग नहीं रहा यार ये हमारा क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सिटेन। देखो ये हो सकता है द लेवल क्वेश्चन अगेन। तो सिटेन जो है वो स्पेसिफिक उनको बोला जाता है जिसके अंदर 16 कार्बन हो। तो अगर आपको थोड़ा सा भी इसका आइडिया होता तो यस, दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट पर आते हैं, कितना बचा यार? लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन से पार्टिकल्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं? 9th क्लास की बुक में बताया जाता है कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है एटम में, है ना। एंड बेटा फिर मैंने बताया था कि लेटेस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उसमें 3 ऑर्स मैंने आप लोगों को लिखाए हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी डी, राइट। और दैट्स इट। तो बेटा मैं तो नहीं बोलूँगी कि पेपर बहुत हार्ड था, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए, और आप लोग अभी भी जाकर क्रॉस चेक कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, बच्चे मेरा ऑनलाइन मोड पर ही पढ़ाती हूँ मैं। मेरा सीरियस का फॉर 2024-2 का न्यू कोर्स ओनली फॉर साइंस, हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 24th डेट से स्टार्ट हो रहा है। और अगर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना है तो मैसेज कीजिए, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो भी मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एवरीवन।